हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति समीकरण और सर्व समीकरण क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। इसके पहले पिछले साल आप लोगों ने 9 क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब के बारे में आप लोग जानते हैं। तो त्रिकोणमिति समीकरण होता क्या है या त्रिकोणमिति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक तो पहला है त्रिकोण और दूसरा है मिति। त्रिकोण जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये नाम से ही स्पष्ट है, तीन कोण। तो तीन कोण से बनी जो आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो त्रिकोण का अर्थ हो रहा है यहाँ पर त्रिभुज। उसी प्रकार मिति, मिति का अर्थ होता है मापन। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर शब्द मिल रहे हैं हमको त्रिभुजों का मापन। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मध्य संबंधों को व्यक्त किया जाता है। त्रिभुज का मापन, इसका मतलब क्या है, त्रिभुज में किसका माप करेंगे हम। त्रिभुज में कोण होते हैं, भुजाएं होते हैं। तो कोणों और भुजाओं के मध्य जो संबंध स्थापित किया जाता है उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में मुख्यतः समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। जितने भी इसके फार्मूले हैं या जितने भी नियम सिद्धांत हैं वो सब समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमते हैं और इसमें समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करके प्रश्नों को हल किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज की यहाँ पर बात हो रही है तो हमको एक प्रमेय याद आ जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो समकोण त्रिभुज से ही संबंधित होता है। इस प्रमेय में कर्ण का जो वर्ग है वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रमेय को सभी आप लोग याद रखेंगे, इसका प्रयोग त्रिकोणमिति में अक्सर होता है। पाइथागोरस प्रमेय के बाद हम देखते हैं त्रिभुज के तीन महत्वपूर्ण अंग। चूंकि त्रिकोणमिति के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि त्रिभुज का मापन किया जाता है। तो त्रिभुज में मापन के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब त्रिभुज के जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो क्या क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाया है ABC जिसका नाम है, और कोण B जो है वो समकोण है, मतलब कोण B का मान 90 अंश है। त्रिभुज के तीन महत्वपूर्ण अंगों में पहला होता है तीन भुजा। भुजा किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को भुजा कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC तीन अलग अलग बिंदु हैं। तो A और B की जो दूरी है, यानी A से B को जो मिलाने वाली रेखा है वो एक भुजा होगी। बी सी दूसरी भुजा होगी, मतलब B से C बिंदु को मिलाने वाली रेखा। और तीसरी भुजा है AC या CA भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार ये तीन भुजा हो गया। किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कोणों को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कोण ए के सामने जो चिन्ह बना हुआ है वो कोण को प्रदर्शित करता है। कोण ए, कोण बी और कोण सी, यहाँ पर तीन कोण है। उसी प्रकार इस त्रिभुज में तीन शीर्ष भी हैं। तो शीर्ष हम उस बिंदु को कहेंगे जहाँ पर दो रेखा आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ए बिंदु में दो रेखा मिल रही है, एक रेखा B से जा रही है, एक C से। दोनों कहाँ मिल रहे हैं, बिंदु A पर। तो A जो है ये पहला शीर्ष है। B में आप देख सकते हैं एक रेखा A से जा रही है, एक रेखा C से। दोनों एक दूसरे को बिंदु B पर मिल रहे हैं, मतलब B क्या है, दूसरा शीर्ष है। उसी प्रकार से तीसरा शीर्ष है C एक रेखा A से जा रही है, एक B से। दोनों आपस में बिंदु C पर मिल रहे हैं। तो इस प्रकार ये तीनों जो है त्रिभुज के तीन अंग हैं। इसको सभी को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अक्सर हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार का निर्धारण हम कैसे करें। तो इसके लिए यहाँ पर एक तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड वाला एक चित्र बना हुआ है, त्रिभुज ABC, जहाँ कोण B 90 अंश का है और C में यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है। तो इसी को आपको ध्यान देना है, थीटा को। थीटा जिस भी कोण में लिखा रहेगा थीटा, उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे।
तो यहाँ पर आप थीटा को देखिए और थीटा के सामने कौन सी भुजा दिख रही है, ए बी। तो ए बी जो है इस चित्र का लंब होगा। और हमेशा याद रखिए कि 90 अंश के सामने, माने जहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण होगा उसके सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण कहेंगे। तो लंब और कर्ण आप लोग समझ गए। और जो शेष तीसरी भुजा है वो क्या होगा, आधार होगी। तो ये इसका तरीका है लंब, कर्ण और आधार के निर्धारण। लंब, कर्ण और आधार के निर्धारण के बाद हम अब देखते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। इसके बारे में आप लोग पिछले साल 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार और रिवीजन इसको कर लेते हैं। यहाँ पर एक चित्र आप देख सकते हैं, ABC, कोण B इसका 90 अंश है और थीटा यहाँ पर C है। इसका मतलब थीटा C में है का इसका मतलब ये हुआ कि लंब इस चित्र का AB होगा, थीटा के सामने वाली भुजा, जैसे कि इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया। और कर्ण यहाँ पर क्या है, AC कर्ण हो जाएगा। और जो शेष तीसरी भुजा बच रही है BC, वो यहाँ आधार है। तो साइन थीटा जो होता है लंब और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लंब AB है और कर्ण AC। कॉस थीटा होता है आधार और कर्ण का अनुपात। तो आधार यहाँ पर चित्र में BC है और कर्ण क्या है, AC। टेन थीटा होता है लंब और आधार का अनुपात। लंब है AB, आधार है BC। कॉट थीटा, अब कॉट थीटा टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है, देख सकते हैं टेन थीटा में लंब बटे आधार लिखा हुआ है और कॉट थीटा में आधार बटे लंब। तो आप जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, तो टेन थीटा को उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा। तो उसी प्रकार सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा की, माने कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण है, तो आप उसको अपोजिट लिख दीजिए तो वो बन जाएगा सेक थीटा को हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। साइन में लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और उनमें ये परस्पर संबंध भी आप देख सकते हैं कि कौन किसका व्युत्क्रम है, यानी कौन किसका उल्टा है। इसी व्युत्क्रम से संबंधित एक सूत्र हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा जिसको हम व्युत्क्रम सूत्र कहेंगे। तो देखते हैं कि व्युत्क्रम सूत्र क्या होता है। व्युत्क्रम सूत्र है पहला, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा के उल्टे के बराबर है। 1 बटे कोसेक थीटा मतलब होता है कोसेक थीटा का उल्टा या उसका प्रतिलोम। तो साइन थीटा प्राप्त करने के लिए हमको कोसेक का उल्टा करना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोसेक, यानी कोसेक 1 बटे कोसेक का मतलब है कोसेक उल्टा। या इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो ये पहला रिजल्ट हमको मिल गया। इसी प्रकार 6 ठो रिजल्ट मिल जाएगा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटे सेक, क्योंकि कॉस जो है वो किसका उल्टा है, सेक का उल्टा बराबर कॉस। तो कॉस थीटा गुणित सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, क्योंकि टेन कॉट का उल्टा है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर यहाँ भी 1 हो जाएगा। चौथा है कॉट थीटा बराबर 1 बटे 10, कॉट किसका उल्टा हो गया, अब टेन का। तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, सेक थीटा गुणित कॉस थीटा बराबर 1। तो इस प्रकार से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी का व्युत्क्रम सूत्र इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र इम्पॉर्टेंट है क्योंकि त्रिकोणमितीय जो समीकरण है उसको सिद्ध करने के लिए इनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसको भी आप याद रखेंगे। एक और इसमें है कोसेक थीटा का, उसको देखते हैं कि क्या है। छठवां होता है कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, मतलब कोसेक थीटा साइन का उल्टा है। या हम इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। तो जो आपने देखा इसमें कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके परस्पर व्युत्क्रमों का जो गुणनफल है वो 1 आ रहा है। मतलब छठवां में आप देख सकते हैं कि कोसेक थीटा और साइन थीटा दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा है। तो इनका गुणनफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस संबंध को याद रखना है, यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि जब कोई भी 2 त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम हो और उनका गुणनफल किया जाएगा तो कितना आएगा, आंसर 1 आएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा में क्या संबंध है। ये भी सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसका भी प्रयोग सर्वसमीका को सिद्ध करने में किया जाता है।
अधिकतर टेन थीटा अगर कहीं भी सर्व समीकरण आप मिलेगा तो उसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर भाग कर दे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, टेन थीटा। इसी प्रकार दूसरा है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये जस्ट उल्टा है किसका, टेन थीटा का। टेन में आप देख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा है, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये आपस में इन चारों में संबंध होता है। ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी प्रयोग प्रश्नों को हल करने में या सिद्ध करने में किया जाएगा, तो इसको भी आप याद रखिए। इसके बाद हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति सर्व समीकरण और समीकरण क्या होते हैं। आपने सुना होगा किसी भी कभी कभी समीकरण को सर्व समीकरण भी बोला जाता है और किसी समीकरण को केवल समीकरण कहा जाता है। तो आखिर ये सर्व समीकरण और समीकरण में अंतर क्या होता है, इसको अब यहाँ पर हम समझेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के ऐसे संबंध जो कोण के रूप में दिए गए हो, कोण के रूप में दिए गए चर के सभी मानों के लिए सत्य हो, उसको त्रिकोणमिति समीकरण त्रिकोणमिति सर्व समीकरण कहा जाता है। मतलब त्रिकोणमिति अनुपातों के ऐसे संबंध जो उसमें जो थीटा कोण दिया रहेगा उसके सभी मानों के लिए सत्य हो। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। इसको देखना है कि ये सर्व समीकरण है कि नहीं। तो सर्व समीकरण होने के लिए यहाँ पर जो कोण दिया गया है, थीटा मतलब होता है कोण, कोण के प्रत्येक मान के लिए ये समीकरण जो है वो सत्य होना चाहिए। सत्य का मतलब लेफ्ट और राइट हैंड दोनों साइड बराबर होने चाहिए। तो राइट हैंड साइड में तो यहाँ पर 1 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और उसमें थीटा का अलग अलग मान रख के देखते हैं कि क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। जैसे यहाँ थीटा बराबर 0 लेने पर लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं हल करके, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब थीटा की जगह 0 पुट कर दिया है, साइन 0 प्लस कॉस 0। पिछले साल 9th में आप लोगों ने त्रिकोणमिति समीकरण त्रिकोणमिति सारणी पढ़ा होगा, जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 तक के कोणों के त्रिकोणमिति मान दिए गए थे। उसी मान का यहाँ पर प्रयोग हम करेंगे। तो साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 0 + 1 बराबर 1। तो राइट हैंड साइड मिल गया, बराबर हो गए दोनों साइड। उसी प्रकार थीटा बराबर 30 अंश के लिए हम देख रहे हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह 30 रखेंगे थीटा के जगह में, तो साइन 30 हो जाएगा प्लस कॉस 30। साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 30 का करनी 3/2। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 धन करनी 3/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड के बराबर ये नहीं आ रहा है, तो थीटा बराबर 0 के लिए तो ये सत्य है, लेकिन थीटा बराबर 30 के लिए ये सत्य नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक सर्व समीकरण नहीं है, क्योंकि ये एक कोण के लिए तो सत्य हो रहा है लेकिन दूसरे के लिए सत्य नहीं हो रहा है। तो ऐसे समीकरण जो थीटा के सभी मानों के लिए सत्य हो या उसमें जो कोण है उसके सभी मानों के लिए सत्य हो, उसी को हम सर्व समीकरण कहेंगे, अन्यथा वो क्या होगा, एक समीकरण होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि थीटा बराबर 0 के लिए ये जो संबंध था वो सत्य है, लेकिन थीटा का मान अगर 30 रख दिए तो वो सत्य नहीं है। इसलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 जो है को हम सर्व समीकरण नहीं कह सकते। कोण के रूप में दिए गए चर के कुछ विशेष मानों के लिए कुछ त्रिकोणमिति संबंध सत्य होते हैं, इन्हें त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं। इसका मतलब अभी जो मैं उदाहरण आप लोगों को बताया था वो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण नहीं है, वो त्रिकोणमिति समीकरण है, क्योंकि वो केवल कुछ विशेष मान के लिए सत्य हो रहा है। जैसे कि थीटा बराबर 0 के लिए सत्य हो रहा है, लेकिन थीटा बराबर 30 के लिए वो सत्य नहीं हो रहा है। मतलब वो क्या है, एक त्रिकोणमिति केवल समीकरण है, तो इसको हम समीकरण कह सकते हैं। और थीटा के जिन मानों के लिए त्रिकोणमिति समीकरण सत्य हैं वे मान त्रिकोणमिति समीकरण के हल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर जो समीकरण था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, ये थीटा बराबर 0 के लिए सत्य है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का हल जो है थीटा बराबर 0 होगा, लेकिन थीटा बराबर 30 के लिए सत्य नहीं है, तो थीटा बराबर जो 30 है वो इस समीकरण का हल नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी त्रिकोणमिति समीकरण सर्व समीकरण तभी होगा जब वह
उसमें दिए गए जो कोण है वो कोणों के प्रत्येक मान के लिए वो समीकरण सत्य होगा। अगर किसी एक मान के लिए सत्य है, दूसरे कोण के लिए सत्य नहीं है, तो उसको हम सर्व समीकरण नहीं कह सकते। और जिसको हम सर्व समीकरण कहते हैं वो तो बिल्कुल उसमें दिए गए कोणों के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा ही। तो ये है त्रिकोणमिति समीकरण और सर्व समीकरण में अंतर। इसके बाद हम देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। पूरक कोण किसको कहते हैं ये भी आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कोई भी दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उन दोनों कोणों का योग 90 अंश हो। पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हमको जो भी कोण दिया गया है उसका पूरक कोण निकालने के लिए उसको 90 से घटा दिया जाता है। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ इस प्रकार से ए बी सी। ये 90 डिग्री है, ये मैं यहाँ पर थीटा कोण दे दिया। तो ये कोण अकेले 90 अंश का है, तो ये दोनों कोण जो है वो क्या कोण कहलाएंगे, न्यून कोण है। ये दोनों कोणों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, 90 होगा, क्योंकि ये तो अकेले 90 है। ठीक है, तो इन दोनों को भी जोड़ने पर 90 होगा ना, क्योंकि एक कोण तो अकेले 90 है, तो बचा जो दो कोण है उनका भी योग 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 होगा। तो एक कोण अकेले 90 है, प्लस ये दोनों कोण ए और सी ये भी आपस में कितने अंश का होगा, 90 अंश का। तो दोनों कितना हो जाएगा, 180। तो ये दोनों कोणों का योग 90 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पूरक कोण है। तो ये कोण थीटा है, तो इसका मान कितना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, एक कोण दिया गया है उसी कोण को 90 से घटा देंगे तो इसका मान कितना निकल जाएगा, जो भी है इसका मान निकल जाएगा। तो ये तो थीटा है, तो इस कोण का मान निकालने के लिए हमको 90 में क्या करना पड़ेगा, थीटा को माइनस करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो कोण बी जो है यहाँ पर 90 डिग्री है, कोण सी थीटा माने हैं, तब कोण ए कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा पूरक कोण से, क्योंकि ये दोनों कोण पूरक कोण है। अब हम क्या करते हैं, इनके सभी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा निकाल लेंगे सबसे पहले। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, जानते हैं आप। तो थीटा के लिए लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो इस आधार हो जाएगा यहाँ पर बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो जाएगा ए बी, आधार यहाँ पर हो जाएगा बी सी। उसके बाद कॉट थीटा, अब जस्ट उल्टा होते जाएगा, ये कॉट थीटा टेन का उल्टा है, तो ये हो जाएगा बी सी बटे ए बी। उसके बाद सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा ए सी बटे बी सी। और नेक्स्ट एंड लास्ट होता है साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा लास्ट होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यहाँ पर उल्टा होता है साइन का, तो साइन है ए बी बटे ए सी, तो हम इसको उल्टा कर देंगे ए सी बटे ए बी। तो इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर निकल गए। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा के लिए, मतलब 90 माइनस थीटा कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे इस 90 माइनस थीटा के लिए। तो 90 माइनस थीटा के लिए जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम आज लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन 90 माइनस थीटा ऊपर आ गया है, ये 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा। लंब और कर्ण के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर 90 माइनस थीटा के लिए बी सी लंब बनेगा, तो बी सी हो जाएगा। और कर्ण 90 के सामने मतलब ए सी ही रहेगा, तो बी सी बटे ए सी। और आधार ये हो जाएगा ए बी के लिए 90 माइनस थीटा के लिए, तो लंब और आधार यहाँ पर बदल जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा हो जाएगा ए बी और कर्ण रहेगा ए सी, कर्ण फिक्स रहता है।
और उसके बाद नेक्स्ट में टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, लंब बटे आधार होता है तो लंब फिर से BC, आधार आ जाएगा AB। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन का उल्टा हो जाएगा तो AB बटे BC लिख सकते हैं। कॉट के बाद आ जाएगा सेक थीटा, सेक उल्टा है कॉस का तो AC बटे AB हो जाएगा। कोसेक थीटा, तो कोसेक होता है साइन का उल्टा, मतलब ये हो जाएगा AC बटे BC। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए कोण 90 माइनस थीटा के लिए। और हम अब इसका परस्पर कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इन सब का, इन सभी से तुलना करके देखते हैं। AB बटे AC, यहाँ पर आप देख सकते हैं AB बटे AC सेकेंड में आ रहा है, मतलब ये जो कॉस है, ये साइन है AB बटे AC, वो किसके बराबर आ रहा है? कॉस के। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा जो है वो किसके बराबर आ रहा है? कॉस 90 माइनस थीटा के, इस प्रकार से। या इसी को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। सेकंड देखते हैं BC बटे AC, तो BC बटे AC आप देख सकते हैं किसके बराबर आ रहा है? साइन के। तो कॉस थीटा बराबर आ रहा है किसके? साइन 90 माइनस थीटा के। या इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसी प्रकार आप और देखिए 10 AB बटे AC, तो 10 AB बटे AC किसके बराबर आ रहा है? कॉट के। AB बटे AC देख सकते हैं। उसके बाद कॉट BC बटे AC, तो कॉट BC बटे AC आ रहा है किसके? 10 90 माइनस थीटा की। सेक AC बटे BC, तो सेक AC बटे BC आ रहा है कोसेक थीटा के बराबर। और कोसेक AC बटे AB आ रहा है सेक के बराबर। यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान देंगे, ये 90 माइनस थीटा है, ये गलती से थीटा लिखा गया है, ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट हमको मिल जा रहा है, इस प्रकार से मिल जा रहा है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6 पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच हमको संबंध यहाँ पर मिल गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है। इससे संबंधित एक प्रश्नावली भी है आपके पुस्तक में, उस प्रश्नावली में इन्हीं सब सूत्रों का प्रयोग करके बनाएंगे। ये एक प्रकार से फार्मूला है, इसको आप याद रखिए। कैसे आया है उसके लिए एक बार आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, बना के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसको समझना ही है, याद करेंगे तो दिक्कत होगा, समझ के याद करिए। तो उम्मीद है कि आज आप लोग त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के संबंध में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ होगा या डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं आप लोगों के जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, उससे संबंधित सभी अध्यायों के वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।